बिहार में चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। 6 तारीख को पहले चरण, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, 14 तारीख को नतीजे सामने आएंगे और बिहार चुनाव पर एनडीटीवी इंडिया की ये खास पेशकश बोले बिहार लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और बात करेंगे कि आखिर दोनों ही दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, इसमें सीटों को लेकर क्या खींचतान चल रही है, कहां से कौन उम्मीदवार हो सकता है और आगे प्रचार की क्या रणनीति होगी। और हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ एवेन्यू में, जहां आज जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात कर रही है। सीधा हम उसी केंद्र बिंदु से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं मैं जल्दी से। मेरे साथ प्रशांत सर जुड़ रहे हैं और मेरे साथ अखिलेश सर है, मेरे साथ राजीव सर है और मेरे साथ जैनेन्द्र है। तमाम मेरे कलीग्स जिस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में प्रशांत सर आपके माइक है। सुबह से आप प्रशांत ये चिराग पासवान के घर के बाहर डटे हुए हैं। सुबह से क्या कुछ हुआ है और क्या संभावना नजर आ रही है? नहीं, देखिए, चिराग पासवान ने एनडीए की टेंशन कल जीतन राम मांझी ने बढ़ाई थी, आज चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं। सुबह सुबह चिराग पासवान ने एक बयान दे दिया कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मेरे पास और भी जिम्मेदारियां हैं। अब ये जो जब तक शब्द है ना चंदन, उसको लेकर कई लोगों ने कयास शुरू कर दिए कि भाई जब तक का क्या मतलब है, क्या चिराग पासवान कुछ और करने का सोच रहे हैं। हमारी कुछ एलजेपी के सूत्रों से बात हुई है, उनका ये साफ साफ कहना है कि इस बार थोड़ा सा वो चाहते हैं कि बाकी पार्टियों को जो सीटें मिल रही हैं उसी के अनुपात में सम्मानजनक सीटें मिले। अब उदाहरण के लिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के पास 12-12 सीट है तो उनको 100 के आसपास सीटें मिल रही हैं। 12-8 96, मतलब हर लोकसभा में के पर लोकसभा 8 सीटें नहीं, हर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें उनको मिल रही है। अच्छा। मांझी जी को 1 सीट है लोकसभा में तो 8 सीटें मिल रही है। कुशवाहा जी को 1 भी लोकसभा सीट नहीं है, 1 राज्यसभा है तो 6 सीटें मिल रही है। तो इस हिसाब से जो औसत बनता है उनका 5 लोकसभा सीट है, 8 सीटें दे दी है, 40 सीटें। तो ये और उन लोगों का ऐसा कहना है कि वो इस बार मतलब हर बार वही कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। वो बीते कुछ दिनों से जो एलजेपी रामविलास के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि बीते 3-4 महीने में चिराग की तरफ से कभी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कही गई होगी, लेकिन अभी हमने देखा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की भी बात तमाम पोस्ट में की गई है। प्रेशर पॉलिटिक्स है। हाँ, बस मुझे लगता है कि ये सब तो सारा प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो बयान भी चिराग पासवान ने जो दिया है कि जब तक मंत्री हूं तब तक, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होता ही है। सीट बंटवारे में जब होता है ऐसा, कल जीतन राम मांझी ने कहा कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। अपमानित महसूस कर रहे हैं, उसका सरकारी कार्यक्रम है, वो गुवाहाटी चले गए। उसमें भी यदि दिनकर की कविता को जरा ट्वीक कर दिया। 15 ग्राम। हाँ, दिनकर जी ने 5 ग्राम बताया था जो कृष्ण जी को कोट किया था, इन्होंने 15 ग्राम मांग दिया, मतलब 15 सीटें होंगी। तो अब सारी चीजें, हमारे दिनकर जी भी आ रहे हैं, अब सब चीज आएंगे। लेकिन इस बयान को देने के बाद वो चले गए गुवाहाटी सरकारी कार्यक्रम में, मतलब मंत्री बने हुए हैं बदस्तूर। तो इसका मतलब है कि सारा प्रेशर पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान के साथ अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, नित्यानंद राय उनके घर पर ही हैं। दूसरे दौर की बात हो रही है, वो उनके माँ से भी मिल चुके हैं। तो सुबह वो 1-to-1 सिर्फ माँ से मिलने आए थे या फिर चिराग नहीं थे इसलिए मिलके चले गए? नहीं, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, आप समझ लीजिए। अच्छा। चिराग पासवान निकले 10 मिनट के बाद नित्यानंद राय, उनको भी पता था कि चिराग पासवान नहीं है। माँ के जरिए ही वो, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल पॉलिटिक्स। किसी भी वक्त जब नित्यानंद राय घर से बाहर निकलेंगे, प्रशांत सर हो सकता है लाइव देने के लिए निकल जाए। बताइए अखिलेश सर, बीजेपी जो ये बार्गेनिंग कर रही है इस वक्त तमाम अलाइज एनडीए में, उसको कैसे हैंडल कर रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि चिराग एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं? ये क्लियर है कि चिराग एनडीए के साथ रहेंगे। इज इट अबाउट क्वांटिटी ऑफ सीट्स और क्वालिटी ऑफ सीट्स? दोनों की बात है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास था कि ये स्थिति बनेगी जो आज हो रही, कि कल जीतन राम मांझी, आज चिराग पासवान, और यही कारण है कि कल नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है। 17 तारीख तक पहले दौर का नॉमिनेशन होगा और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं जानबूझकर बीजेपी? जाहिर सी बात है, जानबूझ के इसलिए किया गया ताकि ये जो पैंतरेबाजी है ना, कि हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, हम ये छोड़ देंगे, हमें 15 ग्राम दे दीजिए, हमें 20 ग्राम दे दीजिए, वो सब उन्हें अंदाजा था कि ये होगा। इसीलिए ये सारा सोच समझ के कोई ऑप्शन ना, अब एक ऑप्शन तो बड़ा ऑप्शन बंद कर दिया प्रशांत किशोर ने, ये बोल करके कि वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऑप्शन बंद कर दिया चिराग पासवान का, क्योंकि इसी प्रोग्राम में बोले बिहार में कई बार हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके थे संभावना कि क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ अलायंस कर सकते हैं। आज खुद प्रशांत किशोर ने वो दरवाजा बंद कर दिया। तो वो दरवाजा बंद करने के बाद अब चिराग के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या 2020 की तरह वो सभी जो उन्होंने पिछली बार सीटों पर लड़ने का फैसला किया था वैसा करेंगे? जाहिर सी बात है कि समय नहीं है।
क्या उतने कम समय में आप इतने बड़े राज्य में हर सीट के ऊपर अपने संगठन को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो भी उस परिप्रेक्ष्य में जब हम इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज से महज कुछ घंटे पहले जनसुराज ने 51 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी कर दी। पहली सूची उनकी आ गई है और जो उनके अध्यक्ष हैं उदय जी, उन्होंने इस सूची को जारी किया और उन्होंने सुबह आज प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये समय नहीं है। अब आपके कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, एक हफ्ते तक नॉमिनेशन होने हैं पहले दौर के। 17 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। बीजेपी के अपने कैंडिडेट्स जो हैं, मैं आपको बता दूं अंदर की बात जो है, बीजेपी के राज्य की चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है 2 बार। पहले उन्होंने जीती हुई सीटों पर चर्चा की, बाद में उन्होंने हारी हुई सीटों पर चर्चा की। ठीक है। अंदर खाते मुझे ये पता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, पॉसिबल कैंडिडेट्स, उन्हें अलर्ट कर दिया गया है कि भाई तुम अपना काम शुरू कर दो। कुछ नाम के नामांकन के डेट्स भी आ गए हैं। तो कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि हम फला दिन नॉमिनेशन करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी की भी अपनी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसकी तारीख अभी तक नहीं आई है। 12-13 तारीख को वो केंद्रीय 11-12 को नहीं होनी थी, 11-12 या उसी तारीख को वो होगी। अभी 3-4 दिन मतलब अभी और हैं उसमें। ठीक है। तो अभी तक बीजेपी ने भी ऑफिशियली अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं। ठीक है। तो सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। और ये बीजेपी को पता था कि ये जो पैंतरेबाजी है या कहें कि बार्गेनिंग है, हार्ड बार्गेनिंग है, ये होगी। और चिराग पासवान तो जो तेवर उनके थे वो उस बात की तरफ लेकर के भी जा रहे थे। और उस तेवर को बीजेपी ने बीच में टोन डाउन किया था। टोन डाउन किया। एक दौर की बातचीत विनोद तावड़े, मंगल पांडे और धर्मेंद्र प्रधान की हो चुकी है। ठीक है। चिराग पासवान उसके बाद पटना गए। कल उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। वहां पर कल नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट उसके लिए आया, जेपी नड्डा जी ने भी ट्वीट किया। बीजेपी बिहार के जितने नेता हैं सबने रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। तो वो एक साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे रामविलास पासवान जी को कल याद किया गया। उसके बाद उन्होंने कल शाम को कहा कि आज हम अपने एमपीज की एक इमरजेंसी मीटिंग पटना में बुलाई गई, एलजेपी रामविलास के सारे आपातकालीन बैठक बुलाई गई। और क्या हुआ उसमें कि चिराग पासवान तय करेंगे। वो तो पहले से सबको पता है कि चिराग पासवान को तय करना है। पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स। कुछ कह रहे हैं प्रशांत? पटना में मंगल पांडे की 2 बार मुलाकात हुई रामविलास चिराग पासवान से इसी दौरान। और एक चीज और बोल दो, देखिए हम लोग जो बार-बार मुझे एक चीज और बताइए, जब धर्मेंद्र प्रधान पटना में थे तो चिराग दिल्ली क्यों भागा है? नहीं, चिराग पहले से ही वो सारी बातें मंगल पांडे नेगोशिएट कर रहे थे। हर बार धर्मेंद्र प्रधान मिले, ये भी जरूरी नहीं। अब देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होता है। धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया। अब चिराग पासवान की पार्टी ने ऑल ऑफ ए सडन धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की मीटिंग के बाद एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बना दिया, जबकि वही प्रभारी है पहले से बिहार के। चुनाव प्रभारी बना दिया एक सह प्रभारी। मतलब ये लोग दिखाना चाह रहे थे एलजेपी की तरफ से कि चुनाव प्रभारी से चुनाव प्रभारी बात करेगा। एक छोटी सी, चूंकि हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या एनडीए में बने रहेंगे। देखिए 2020 में जो चिराग पासवान ने जो संकेत देने शुरू कर दिए थे वो 1-1.5 महीने पहले से वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी थी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। कल से नोटिफिकेशन ऑप्शन ही नहीं है मेरे ख्याल से। अब विकल्प है, लेकिन हाँ चिराग पासवान इस बार थोड़े ये जरूर है, वो चाह रहे हैं मैं बेस्ट बार्गेन करूं और इसलिए वो। ठीक है राजीव जी, आपको यह भी देखना होगा कि पिछली बार चिराग जो है एनडीए छोड़कर अलग हुए थे और चुनाव लड़े थे तो उनके क्या हर्ष हुआ था। उनके पास उनकी पार्टी टूट गई थी, संसद में केवल अकेले बचे थे, बाकी सारे सांसद उनको छोड़ के चले गए थे। उनको अपना घर 12 जनपद खाली करना पड़ा था। कुछ सामान, इवन रामविलास पासवान की स्मृतियां थी, जिस घर स्मृति की बात करें, कई सारी चीजें जमीन पर पड़े हुए थे जिसको लेके कई जगह बातें कर रहे थे। पार्टी टूट गई और उसके बाद जब अकेले लड़े वो, उनके पास केवल एक, मेरे ख्याल से जीते थे वो, एक एमएलए जीते थे, वह भी उनके साथ नहीं रहे, वह भी छोड़ के चले गए। तो उनका जो हर्ष हुआ वो छुपा हुआ नहीं था। और उस समय भी अगर याद कीजिएगा, हम लोग सब लोग पूछते थे उनसे तो वो कहते थे कि मैं हनुमान हूँ। मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करते थे कभी भी, उनके लिए अच्छे भाव दिखाते थे, विकल्प को खुले रखना चाहते थे। यहाँ पर भी चिराग जो है, अगर चिराग को अच्छी तरह पता है कि अगर होते हैं तो वो क्या उनके सीट्स को वो बिल्कुल उनके पास विकल्प नहीं है। और अगर अलग जाते हैं तो फिर उनका मुझे क्या ये बताइए, वो जो होगा? फॉर्मूला प्रशांत सर ने और अखिलेश सर ने बोला कि 40 वाला, वो तो कहीं से रियलिस्टिक शुरू से ही नहीं नजर आ रहा था। बिल्कुल नहीं। हाँ। तो आखिर कितने पे चिराग जो है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए इस बार चिराग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बुरी तरह फंसे इसलिए हुए हैं, आपको देखना होगा। एक तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है को भूलते नहीं है। उनका जो अपमान पिछली बार जो जेडीयू का जो हाल हुआ था उसके पीछे चिराग पासवान थे। ठीक है। तो नीतीश कुमार बख्शने के मूड में नहीं है। ओके। कहीं न कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार का भी है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जो चिराग का जो टूटा हुआ जो घड़ा है, जो पार्टी जो अलग एक बना हुआ है ना,
वह भी लोग कह रहे हैं कि जो चिराग वो तो खुला कह दिया चाचा ने कि इस बार हम चाचा जहां ही चिराग नहीं, उतारेंगे चाचा ही वहां नहीं, उतारेंगे। चाचा पारस तो है ही, हाँ। दूसरे जो है लोग जो पार्टी टूटकर एक नई पार्टी जो उन्होंने हाँ, बनाई हुई correct, है correct। वह भी है इनके खिलाफ में। ठीक तो है। ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। ठीक तो है। इस बार की जो राह जो है इनके लिए आसान नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि वो भूलते नहीं अपमान का बदला, ठीक है। वो बदला जरूर लेते हैं। आप कह और रहे हैं चिराग के पास ऑप्शन है ही नहीं अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं है इस बार ना आगे से भी गिरे हुए हैं और पीछे से भी ठीक गिरे हुए है, हैं। ठीक है। मैं अब जरा एनडीए की हमने बात की, आ जाते हैं मैं इंडिया भी ब्लॉक चिराग की। पे थोड़ा बोलना चाहता हाँ, हूँ। चिराग पर भी बोलिए और उसके बाद आप Experts थोड़ा बैठे हैं। इंडिया ब्लॉक पे जरूर इंडिया प्रकाश ब्लॉक पे तो मैं डालिएगा। एक्सक्लूसिव इनपुट लेके बैठा हूँ। ठीक है, बोले बिहार एक्सक्लूसिव। हाँ बताइए। चिराग, मैं चिराग क्या पे- सीटें कितनी मिल रही हैं? नहीं, कुछ पता चल पाया? मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बस एक बार मैंने एक आंकड़ा बोला था इसी शो में कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। उससे पिछले चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में तब रामविलास जी थे और उनकी पार्टी को 2 सीटें मिली थी, केवल 2 विधायक जीते थे। ठीक है। उससे पहले जबकि पिछली बार चिराग अकेले लड़े थे, 2015 के चुनाव में चिराग और रामविलास पासवान बीजेपी के साथ थे, और 2010 के चुनाव में जब आंधी थी नीतीश और बीजेपी की, तब उन्हें 3 सीटें मिली थी। तो देखिए क्रम घट रहा है, 3, 2, 1। इस बार अगर वो प्रयोग रिस्क लेंगे में जाते हैं और अब ज्यादा समय नहीं बचा है 3 तो 1 के बाद तो 0 ही आता है। तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, जानकारी के लिए तो सारे दिग्गज बैठे हैं। मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय बचा है ठीक है। कि चिराग कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। देखना वही है कि वो कितनी सीटें ले जाते हैं। अब आप पूछिए हमसे इंडिया अलायंस। आप बताइए, जो हाल एनडीए में है उससे कितना हाल अलग इंडिया अलायंस में है? क्योंकि वहां तो स्थिति ये नजर आ रही है कि एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि जब सीटों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें एक नाम जरूर अनाउंस कीजिए कि ये उप मुख्यमंत्री होंगे। हाँ? तो वो भी वही मुकेश सैनी जो है वो क्या फॉर्मूला निकल कर कम आ से रहा है? कम- क्या आपके सूत्र बता रहे हैं? 2 सवाल, पहला, डेट कब अनाउंस होंगे सीट्स? दूसरा, कितने पे कौन लड़ता नजर आ रहा है? कांग्रेस ने कल जो बैठक की उसमें आपने ही जानकारी दी कि वो 70-75 सीट तक पे उन्होंने डॉक्यूमेंट लेकर बैठे थे, एक एक करके आते हैं। मैं एक बस हल्के फुल्के अंदाज में ये कह दूं कि बोले बिहार में हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं कि जब से शुरू किया हम लोग कहते आ रहे हैं कि मुकेश सहनी इस बात पर अड़ेंगे और वो अड़े हुए हैं अभी। तो ये तो बोले बिहार आप लोग कह रहे हैं कि अभी भी संभावना मुकेश सहनी की, अगर नहीं उनको अनाउंस किया गया उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पिछले वाला रिपीट कर सकते हैं। देखिए अब स्पेस नहीं है एनडीए स्पेस में। बचा नहीं है। वो रास्ता खुला हुआ है। अच्छा, हाँ, वो विकल्प खुला हुआ है, उसको बंद मत कीजिए अभी। पिछली बार जैसे सरप्राइज दिया था सर वैसे लेकिन इस बार इसमें एक सरप्राइज चीज हो है, सकता है। मुकेश सैनी के सिलसिले में एक चीज है कि उत्तर बिहार में बीजेपी के एक बड़े निषाद नेता हुआ करते थे, कैप्टन जयनारायण निषाद। वो मुजफ्फरपुर से सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे 2 बार से मुजफ्फरपुर से सांसद रहे, और एक किस्म से माना गया कि ये निषाद चेहरा बीजेपी इन्हें बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बन नहीं पाए उस तरीके का निषाद चेहरा। और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटा, वो कांग्रेस में चले गए थे। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी कर ली है। तो अब जबकि वो बीजेपी में चले गए हैं और शायद मुजफ्फरपुर की किसी सीट से वो चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि अब मुकेश सहनी के लिए फिर जो है वो जगह बीजेपी को देना मुश्किल होगा। अगर वो निषाद साहब को वापस लेकर आई है तो फिर, हालांकि राजनीति में देखिए कुछ भी संभव है, लेकिन ग्राउंड पे जो हलचल है वहां लोग बता रहे हैं कि मुकेश सहनी के लिए अब जगह शायद नहीं है, स्पेशली इस घर वापसी के बाद। मैं इंडिया पे आता हूँ तो 243 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार तेजस्वी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 99 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। उसमें 70 सीट कांग्रेस को मिली थी, 29 सीटें लेफ्ट को मिली थी। ठीक है। लेफ्ट में सीपीआई एमएल को 19 सीट मिली थी, सीपीआई को 6 मिली थी और सीपीएम को 4 मिली थी। ये 2020 की कहानी है। इस बार एक बार फिर तेजस्वी यादव और आरजेडी की कोशिश है कि वो 135 के आसपास चुनाव 133-135 सीटों पर चुनाव लड़ें और सहयोगियों को 110 में समेट दें। आरजेडी 135 के आसपास उनके प्लस लड़ने माइनस की 5 हसरत है। हाँ, ठीक है। वो चाहते हैं 133-135 पे लड़ें, 110 को सहयोगियों में बांटें। उस 110 में कांग्रेस के साथ जब बातचीत शुरू हुई थी तो कांग्रेस को तो 40-42 सीटों का ऑफर था। मुझे एक सूत्र ने बताया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनको कहना पड़ा कि आप लोग सीटें भी ज्यादा लड़ेंगे, मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, तो हम लोग क्या झाल बजाएंगे? ये बैठक में ये जी। अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही गई, मुझे ऐसा एक सूत्र ने बताया। ठीक है। तो इतनी कम सीटों से शुरुआत की आरजेडी ने कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की दलील है कि जब 2015 में आरजेडी और जेडीयू दोनों
साथ में थी, तब भी कांग्रेस को 42-43 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, 41 के करीब में लड़ी थी। तो कांग्रेस कह रही है कि आप इस बार हमको केवल 41 दे रहे हैं, मतलब 40 के करीब। खैर वो बात आगे बढ़ी है। नंबर कोट किसने किया, तेजस्वी ने? आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी बैठे रहते हैं तो ऑफकोर्स तेजस्वी की तरफ से ही आया होगा, लेकिन 40-42 शुरू में आरजेडी इतना ही कांग्रेस को देने के मूड में थी। ठीक है। खैर कांग्रेस ने और 12 सीटें मनवा ली। ओके। अभी बातचीत जो है वो 54 सीटों पर है एज ऑफ नाउ, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। 54 सीटों के आसपास आरजेडी कांग्रेस को देने को राजी हो गई है, पिछली बार से कम सीटें। जी। ठीक है। और अभी भी कांग्रेस की कोशिश है कि ये आंकड़ा जो है वो 60 तक जाए। आरजेडी की कोशिश है कि 55 के आसपास इसको क्लोज कर दें। ठीक है। बातचीत अभी चल ही रही है। ठीक है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल जो बैठक की है उसमें जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाने के लिए, उसमें 75 सीटों पे डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। कारण ये 75 सीटें, भाई मैं बता रहा हूँ, ये 75 सीटें जो हैं उसमें जो पिछली बार 70 लड़े थे उसमें से करीब 60 सीटें हैं और 15 के आसपास नई सीटें हैं। ठीक है। 75 सीटें सीईसी में ले जाने का पहला कारण तो यही है कि आरजेडी को सीधा संदेश देना कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। एक प्रेशर बनाने का तरीका, और दूसरा अपनी तैयारी करके रखने का तरीका, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी सीट मिलेगी कौन सी सीट नहीं मिलेगी। तो जो मिल गई उस पर आपने तैयारी नहीं की है, ठीक है। तो फिर आपको नए सिरे से तैयारी करनी होगी उम्मीदवार चुनने के लिए। इसलिए कांग्रेस अपना होमवर्क करके रख रही है। कुल मिलाकर 55 के आसपास बात बनती हुई दिख रही है। 1-2 सीट और आरजेडी अगर बढ़ जाएगी और 135 प्लस और देखिए, माइनस पे हम लोग संख्या पे बात कर रहे हैं, संख्या से ज्यादा ना कौन सी सीट होगी हाँ, वो ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। है। Correct। जैसे एक बेगूसराय की क्योंकि पिछली बार बेगूसराय की बछवाड़ा सीट है। आप जब ये बात बोल रहे हैं इसमें ये इसलिए मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं दर्शकों को, पिछली बार कांग्रेस का ये भी एक लॉजिक था कि हारने वाली सीटें हमें पकड़ा दी गई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप सीटों की अब बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बेगूसराय की बछवाड़ा सीट है, वो बिहार कांग्रेस की जो प्रभारी है कृष्णा अलबरू, उस सीट से बिहार यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कृष्णा, देखिए बिहार के प्रभारी भी हैं और यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। ठीक है। यूथ कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है गरीबदास, वो वहां से उम्मीदवार है, और इसलिए कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट पर गरीबदास का नाम तय भी कर दिया है। अच्छा। जबकि पिछली बार सीपीआई वहां लड़ी थी और सीपीआई इस बार भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो कांग्रेस सीईसी ने एक किस्म से न सिर्फ आरजेडी बल्कि बाकी सहयोगियों को भी एक मैसेज दिया है कि हम अपनी परंपरागत सीटें इस बार नहीं छोड़ने जा रहे हैं। आपको मैनेज करना होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आरजेडी की क्या कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले बोले बिहार में आपने बताया कि राजेश राम की सीट तक पे, तो राजेश राम की सीट कुटुंबा है, उसका फीडबैक बहुत अच्छा कांग्रेस के पास, मतलब राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। अच्छा। ये फीडबैक आरजेडी के पास भी था। तो जो शुरुआती बातचीत थी उसमें आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर दावा ठोक दिया था। पर भी दावा ठोक दिया था, लेकिन वो बहुत सीरियस दावा नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष की सीट है, जाहिर सी बात है वो तो मिलेगा नहीं। ये कांग्रेस की कहानी है। जहां तक लेफ्ट की कहानी है, तो लेफ्ट में सीपीआई को 6 सीटें इस बार फिर दी गई हैं और 4 सीटें सीपीएम को दी गई हैं। दोनों पार्टियां दावा ज्यादा कर रही हैं, लेकिन अंदर खाने खुश हैं। ठीक है। डी राजा भी जाके तेजस्वी से मिलाए हैं और एमए बेबी भी आज तेजस्वी से मिल रहे हैं, और इन दोनों का सील है मामला। सीपीआईएमएल जो सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है बिहार में, और स्ट्राइक रेट पिछली बार अभिषेक शर्मा जैसा है, जैसा अभिषेक शर्मा का T20 में स्ट्राइक रेट है, क्योंकि सर पिछली बार वो 19 लड़े थे और 12 जीते थे विधानसभा में, और 3-4 सीटों पे जो मार्जिन था वो 2000-3000 का था। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसके कारण पूरे शाहबाद इलाके में महागठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और लोकसभा में उन्हें 3 सीटें मिली, उसमें से वो 2 जीते। तो बेस्ट स्ट्राइक रेट है उनका, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बार हमें 40 सीटें दीजिए। ठीक है। खैर वो 40 का की शुरुआती उनकी क्लेम थी, उनका क्लेम था। आरजेडी ने उनको वापस 19 सीटें ऑफर की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 30 सीटों की एक नई लिस्ट आरजेडी के पास है और कोई डेवलपमेंट नहीं है। सीपीआईएमएल इंतजार कर रही है कि आरजेडी वापस उनको आउटरीच करे, बताए कि आखिर कितनी सीटें मैक्सिमम कितनी इसमें वो दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 25-26 के आसपास बात बन जाएगी, गिवन कि आरजेडी राज्यसभा प्रॉमिस करे सीपीआईएमएल को। ठीक है। और कांग्रेस के साथ भी कुछ इसी तरीके की डील 55 के आसपास सील करने के लिए डिप्टी सीएम जैसे मुकेश सहनी का अनाउंसमेंट होगा ना, अब तो इतनी बार कह चुके हैं कि करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो हो सकता है कि तेजस्वी के सीएम वो जो 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला आप लोग तो कह रहे थे। तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी के साथ में मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम उम्मीदवारी, और कांग्रेस को भी एक सीएम डिप्टी सीएम पोस्ट, अल्पसंख्यक या मेजोरिटी फॉरवर्ड या दलित, वो एक आगे का सवाल है। ठीक है। एक डिप्टी सीएम कांग्रेस को भी ऑफर हो सकती है, और इसके नाम पर ये पूरा जो अलायंस का सीएम का कैंडिडेट अनाउंसमेंट होगा। सर ये बताया जा रहा है अंदर खाने कि ये होगा। कांग्रेस तैयार होगी उसके लिए, कांग्रेस तैयार होगी। कांग्रेस साइकोलॉजिकली तैयार है। वो सर वही जो सीटों का मामला है ना, कि इसी बहाने, इसी सीएम उम्मीदवारी के बहाने वो 55 से 57 कर लें, वो जो बछवाड़ा जैसी सीट है उस पर बात मना लें, और कई सीटों पे भी पेच फंसी हुई है, तो फंसा हुआ है। तो वो जो है वो एक किस्म से बार्गेन टैक्टिक है कांग्रेस का। लेकिन तेजस्वी को ऑफिशियली सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को भी ये लगता है, सीट अनाउंसमेंट वाले दिन ही अलग से क्योंकि कुछ किया फिर भी कांग्रेस को ये लगता है कि ले दे करके इस अलायंस की जो धुरी है वो
आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक है। तेजस्वी को सीएम अगर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया तो जिसके लिए ये करेंगे ईबीसी और फॉरवर्ड को साधने के लिए, पता चला वो तो नहीं सधे, जो बेस वोट है वो उसमें भी वो गोलबंदी नहीं हुई, तो इसलिए तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। उसके साथ मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम घोषित किया जा सकता है उसी के नाम पर, और मुकेश सहनी भी, उनको 12 सीटों का ऑफर है, वो 20 से ज्यादा मांग रहे हैं और अल्टीमेटली वही 15 के आसपास, और डिप्टी सीएम के साथ वो मान जाएंगे। कांग्रेस भी 55 के आसपास डिप्टी सीएम के साथ मान जाएगी, माले भी 25 के आसपास राज्यसभा के साथ मान जाएगी। आपने जलंधर को जितना समय दिया, इतनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन को? और इस तरह से वही 133 के आसपास आरजेडी और 110 55 कांग्रेस, 25 माले, कितना हो गया 80, 10 सीपीआई सीपीएम 10 सीपीआई सीपीएम 90, 15 के आसपास, सर एक सेकंड कंप्लीट कर लूं, 15 के आसपास वीआईपी, और इसके अलावा छोटी पार्टियां जेएमएम, पारस और एक आईपी गुप्ता, इन सबको मिला जुला के मुझे लगता है 113 115 तक सिमटा के आरजेडी लेके जैनेंद्र बैठे आरजेडी इनको समय जो है 15 सीट, मतलब आपने परिणाम भी बता दिया क्या? नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि आरजेडी के अलावा जो बाकी दल अच्छा, हैं वो 115 उनको सीटें। 113 तक में समेटकर 130 के आसपास, 130 135 के आसपास आरजेडी लड़ने की कोशिश करेगी। जब आपने ये सारी बात बोली तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। एक मैं कह रहा हूं कि आप हो आइए वापस, कांग्रेस के कौन कौन उम्मीदवार होंगे ये नाम ये नाम ले लेंगे, लेकिन उससे हाउ एक्टिव इज लालू यादव दिस टाइम? नो इन्वॉल्वमेंट, नथिंग, क्योंकि हमने उनके बारे में यही सुना है कि वो कहते थे कांग्रेस के हो या किसी भी दल के जो उनके साथ चुनाव लड़ते थे, पहलवान दिखाओ। इस बार पहलवान नहीं देखे जा रहे हैं। तेजस्वी खुद, देखिए, हम लोग यहाँ कहावत कही जाती है कि हाथी क्या दुबलाएगा तो चूहा तो नहीं हो जाएगा। लालू यादव की भूमिका तो होगी, ठीक है, उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं रहता है, एक्टिवली क्योंकि आज खबर ये है कि कांग्रेस का एक दल है जो मुलाकात करेगा लालू यादव से जाके। मुलाकात करेगा नहीं, लोग सब ऐसा लोग कहते हैं राजनीतिक सर्किल में कि जो अखिलेश सिंह हैं वो चूंकि आरजेडी में भी रहे हैं, उनके लालू यादव से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो हो सकता नहीं है, उनकी बातचीत होती ही होगी। कोई न कोई, देखिए हर गठबंधन में कोई तो मेडिएट करता है ना, किसी की मध्यस्थता होती है ना, हर पार्टी रूठती है, हर पार्टी नाराज होती है, दोनों गठबंधन में, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन में। तो वो कौन है? तो महागठबंधन में अखिलेश सिंह हो सकते हैं, लालू यादव से भी बात करते होंगे, ठीक है। अब उनकी भूमिका बहुत कम हो गई है। संजय यादव सबसे प्रमुख, मतलब तेजस्वी यादव के जो सबसे प्रमुख सलाहकार हो तो संजय यादव हैं। अच्छा। लेकिन लालू यादव की कुछ तो भूमिका है, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ सीटों पर लालू यादव ठीक है, स्वास्थ्य वैसा नहीं है, लेकिन उनकी जो समझ है समीकरण को लेकर कुछ कई ज्यादातर सीटों पर, वो अभी तेजस्वी यादव की थोड़ी है। बात जब लालू परिवार की कर रहे हैं तो एक नाम और मेरे दिमाग में है, तेज प्रताप यादव। अब तो खुलकर वो इंडिया का ही विरोध करते नजर आ रहा है, महागठबंधन का ही विरोध कर रहे हैं, उम्मीदवार खिलाफ दिए हैं। क्या दर्शा रहा है ये? नहीं तो पहले हम लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर ऐसे उम्मीदवार देंगे जो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, यही तो कह रहे थे ना? बात उस पे भी करेंगे, 51 की लिस्ट आ चुकी है। लेकिन अब तेज प्रताप अगर उन्हीं सीटों पर आरजेडी के खिलाफ, मुझे नहीं पता उसमें कितने यादव उम्मीदवार हैं, तो हो सकता है तेवर देख के लग रहा है तेज प्रताप की इस बार बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं। तेज प्रताप यादव की तो तारीफ प्रशांत किशोर ने भी कर दी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी तारीफ की है तेज प्रताप यादव की। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव कुछ अच्छे यादव उम्मीदवार उतार देते हैं आरजेडी के खिलाफ, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी वोट अगर काटते हैं तो विधानसभा में तो नुकसान इधर ही होगा। और ठीक है, और किसके? बताइए राजीव सर, जीतन राम मांझी का क्या सीन है? जिस तरीके से कल उन्होंने बाइटें दी, अपनी नाराजगी जाहिर की और अपील की बीजेपी आला कमान से कि भाई कम से कम मेरी इज्जत तो बचा लीजिए। एक आदमी है जिनके कोई विधायक नहीं है, उनको आप इतनी सीटें दे रहे हैं, निशाना चिराग पर था, वो चिराग को के बार्गेन के बहाने खुद की जो गोटी सेट करना चाह रहे थे, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाएंगे लग रहा है आपको? या ऑप्शन उनके पास नहीं? एक आरोप जीतन राम मांझी पे ये भी लगता है कि अगर कमोबेश 7-8 सीट मिली तो उसमें 5-6 तो वो परिवार में ही बांट देते हैं, इसको लेकर भी नहीं, ठीक है, परिवार में बांट देते तो बात अलग है, लेकिन बाकी पार्टियों की अगर बात करेंगे तो वो भी लोग अपने अपने परिवार के देते। हाँ, ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी थोड़ा ज्यादा देते हैं। रही बात की सब पार्टियों सब में सीपी सिंह की बेटी को टिकट दिया गया है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ, उनकी बड़ी तनकीद हो रही है। चंदन, जो जीतन राम मांझी की बात आप कह रहे थे, उनका कहना कुछ हद तक, एक आप अगर इक्वेशन अगर देखिएगा उनके हिसाब से तो उनका सही भी है। उनका ये कहना है कि आप अगर सीटों के बंटवारे की अगर बात करते हैं तो पिछला विधानसभा देखिए ना,
चिराग का ये कहना है कि नहीं विधानसभा मत देखिए, लोकसभा देखिए। लोकसभा देखिए। तो लोग अपने अपने हिसाब से वो तय करते हैं। स्ट्राइक रेट की बात उसकी कर, वजह ये भी है राजीव, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, अलग लड़े तो इसलिए विधानसभा को वो नहीं माना जा रहा है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि दोनों का गणित अलग अलग होता है, लोकसभा और विधानसभा का अलग होता है। और साथ में उनका ये कहते हैं कि लॉयल्टी फैक्टर होता है कि हम आपके प्रति वफादार हैं, हम कभी नहीं कह रहे हैं कि आपको छोड़ के जाएंगे। तो आप हमारे जिस चेला बोल रहे हैं खुद को प्रधानमंत्री का। 80 साल के हम हो गए हैं और आप हमारा सम्मान कीजिए। और वो यह भी कह रहे हैं कि हम आपसे क्यों मांग रहे हैं, हम आपसे इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी पार्टी को राज्य स्तरीय के राज्य इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे, दर्जा मिल सके। और हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे 8 विधायक बने। तो 8 विधायक अगर बनेंगे तो कम तो से वो कम तो ये 15 सोच के चल रहे हैं चाहिएगा ना, कि तब हाँ दीजिएगा, 15 पे 8, तब आप दीजिएगा ना। तो वो पहले चाह रहे थे 20-30 की बात कर रहे थे, 15 पटक गए कि हमको अपने लोगों को देनी है राज्य स्तरीय पार्टी। कुछ तो हमारी लाज रखिए, कुछ तो हमारे सम्मान रखिए। तो जीतन राम मांझी क्या अच्छा सबसे, और चिराग पर यह भी नहीं कहते, वो यह भी चिराग को लेके तो खासे नाराज है। वो यह भी कहते हैं कि भाई हमारे पास साथ जनता है, हमारा भीड़ जाके देखिए, हमारा क्लाउड देखिए, जो हमारे लोग जो हमारे आगे पीछे। और चिराग को लेके कहते हैं कि इनके पास पैसा है। अच्छा हाँ, कल बोला भी, करेक्ट। ये कहते हैं कि आगे पीछे के लोग और आ जाइए, इस तरह की बातें कहते हैं। तो कुल मिला के मांझी जी, नहीं, अगर वो चिराग पासवान के तेवर कड़े इस तरह की खबरें नहीं आती तो शायद जीतन राम मांझी का कल ये बयान नहीं आता। उन्होंने देखा कि चिराग पासवान को इतना फुटेज मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है इसीलिए 15 गांव मांगे। कंपटीशन इतना ज्यादा है राजीव सर कि कल पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। तो आप दिल्ली में लोजपा ने बुला ली है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कि भाई एक बैठक उधर होना, आप समझ ही रहे हैं। आज ही की बैठक में कह दिया कि जो भी फैसला करेंगे, वो कहने की भी जरूरत नहीं थी। चिराग पासवान एक फेमस डायलॉग है, मीटिंग खेलिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म चल रहा है इधर भी। लेकिन एक ये भी है कि जीतन राम मांझी जो है लगातार, भले बीजेपी पर अटैक नहीं कर रहे, एनडीए पर नहीं बोल रहे, लेकिन चिराग पर वो लगातार हमलावर है। हाँ ठीक है, अब ठीक ये है, भी हो सकता है। ठीक है। अखिलेश सर, इतनी खींचातान एनडीए में सीटों को लेकर चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं जो एक उस कंफर्टनेस को दिखा रही है कि जेडीयू तो भाई क्लियर है कि हमें इतनी है, हमें इतने पे लड़ने, बाकी जाने बीजेपी, मत्थापच्ची बीजेपी के सर पे। बिल्कुल सही बात है। और ये आपको याद होगा, इस कार्यक्रम में मैं कह चुका हूँ कि बीजेपी और जेडीयू की तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि किस पे कितनी सीटों पे लड़ना 30 है। के करीब नाम कल मैंने पता किया, जेडीयू ने फाइनल भी कर दिया। आज फिर एक बार नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, संजय झा को बोल दिया गया कि भाई आप बैठ करके तय कीजिए नाम वगैरह, तो वो सब हो गया है। जेडीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। जहां तक बाकी 2 अलायंस पार्टनर्स की बात है, तो 3 की, तो जेडीयू कहता आया है कि ये बीजेपी के अलायंस है, ये हमारे अलायंस नहीं है। ओके, तो आप ये जो सीटों का बंटवारा होगा, ये बीजेपी इनके साथ बैठ करके करेगी। अच्छा, हमें जो करना था हम कर चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का बंटवारा जो हुआ था, उसमें से दोनों ने अपने हिस्से में से कुछ सीटें दी थी सहयोगियों को, सैनी को भी दी थी और जीतन राम मांझी को भी दी थी। तो इस बार जो है मोटे तौर पर ये हो चुका है कि 102, 103 पर जेडीयू लड़ेगी, 100 या 101 के ऊपर बीजेपी लड़ेगी। एक सीट सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन जेडीयू ज्यादा लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक आयरनी देखिए, वो जेडीयू, वो नीतीश कुमार जो इतने ताकतवर, कद्दावर, बिहार की पहचान है पूरे देश में, जो पिछले 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है, कहते हैं कि बारात किसी की हो लेकिन दूल्हा नीतीश कुमार रहेंगे। वो और उनकी पार्टी की स्थिति आप देखिए। आज वो जो 2 एलायंस हैं खड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे जीतन राम मांझी हो, वो दोनों उनकी पार्टी का हिस्सा थे। करेक्ट। तो ये जेडीयू का जो विघटन हो रहा है और जेडीयू की जो ताकत कम हो रही है बिहार में, उस बात को दर्शाता है। जब आप ये बोल रहे हैं तो क्या मैं इसको इस सेंस में भी समझ सकता हूं कि ये चुनाव परिणाम के बाद अगर एनडीए जीतती है तो उसके बाद बनी सरकार की संभावनाओं को भी दर्शाता है कि भूमिका जेडीयू की शायद वैसी ना रहे जैसी अब तक होती हुई नजर आई है। भले ही आप हर बार जवाब देते हैं कि नीतीश कुमार ही डिसाइड करेंगे कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस बार एक्टिव है, साफ नजर आ रहा है, चाहे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर मुद्दे हो या कुछ भी हो। नीतीश कुमार चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद तक अगर सिटिंग सीएम का एक स्टेटमेंट नहीं सामने आता है, कोई बाइट नहीं सामने आती है, वो मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज जेडीयू के कोर वोटर्स में भी, क्या आपको नहीं लगता जा रहा होगा कि नीतीश कुमार लगभग मन से कुछ निर्णय ले चुके हैं? ऐसा लगता तो है, लेकिन वो निर्णय कब आएगा इसकी प्रतीक्षा हमें करनी होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद शायद वो निर्णय लें। पिछली बार भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं, इसलिए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जेपी नड्डा ने फोन करके नीतीश कुमार को कहा कि नहीं, हमने ये चुनाव से पहले घोषित किया था कि
गठबंधन में चाहे किसकी कितनी सीटें आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसलिए आप ही मुख्यमंत्री बनिए। ठीक है। और इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भी बीजेपी स्पष्ट तौर पर ये कह रही है। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए बिहार बहुत फर्टाइल ग्राउंड है, एक ऐसी जगह है जहां पर कि बीजेपी के लिए अपने विस्तार की बहुत संभावना है। आप ये देखिए कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो इंजन बनने की इच्छा है बीजेपी की? क्यों नहीं है, किस पार्टी की इच्छा नहीं होगी? अखिलेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन जो सरकार बनती है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल, ये अनाउंसमेंट तो हुआ ही कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हम चुनाव नहीं, लड़ेंगे। अगुवाई में चुनाव लड़ना एक अलग बात है। नहीं, वो तो कह चुके हैं ना, वो नहीं, कार्यक्रम में कई बार ये कह चुके हैं कि ये नीतीश कुमार तय करेंगे। हाँ, वो हर बार नहीं, अगर आपके थोड़ा पीछे लेके जाऊं, एक हरियाणा में गुरुग्राम में एक कार्यक्रम हुआ था और वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे और सम्राट चौधरी भी थे उस कार्यक्रम में। और उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का अगला कमान जो है, जो भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बनेंगे। हम लोगों ने खबर चलाई थी, फिर उसके बाद कई लोगों की सफाई आ गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, गिरिराज सिंह ने हाँ, भी एक ऐसा एक चीज राजीव मैं बता दूं, वो जो कार्यक्रम होता है वो जो कुशवाहा और ये जो सैनी समाज का जो एक वो होता है, तो वो बोलने के लिए कई चीजें उसमें बोली जाती है, नेचुरल है उसको। नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ये कभी भी खुल के नहीं कहा गया है। अगुवाई में चुनाव लड़ने का अलग मुद्दा है कि चुनाव के बाद जो है एनडीए की सरकार बनती है तो उसके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कहा गया है क्या? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये फैसला नीतीश कुमार को ही करना है, ये बात बीजेपी की ओर से कही गई है। वो उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उन्होंने कहा ही कि दूल्हा कोई। थोड़ी दूसरी तरह से मैं बात को कहना चाह रहा था कि ये बीजेपी के लिए फर्टाइल ग्राउंड क्यों है। बिहार सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का रहा है। ठीक है। सीटें जितनी लड़े उसमें आप 70%, 80%, 90% तक सीटें जीत रहे हो, तो ये आपका जन समर्थन जो है वो ये बताता है। ठीक है। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि नीतीश कुमार जो वोट लेकर के आते हैं एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट का, वो बीजेपी के पास अभी नहीं जुड़ पाया। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जोड़ लिया अपने साथ, पिछले 4 चुनाव में जोड़ के रखा, वो बिहार में नहीं हो पाता है क्योंकि बिहार में बीजेपी ने उस तरह से अपना नेतृत्व का विकास नहीं किया। करेक्ट। कोई एक चेहरा वो नहीं है जिसकी मास बिहार में अपील हो। वो कमी नीतीश कुमार भरपाई कर देते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार हर बारात में दूल्हा होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके पास वो एक कमिटेड वोट बैंक हो चुका है। अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पे 2-4 बातें जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने अब ये तय किया कि जो उनके एमएलसीज हैं विधान परिषद में बैठे हुए, इनको विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। इनमें सम्राट चौधरी भी शामिल, दिलीप जायसवाल भी, मंगल पांडे सब इसमें शामिल है। 7 मंत्री, मतलब सारे धुरंधर चुनावी मैदान में 7 मंत्री हैं जो एमएलसी हैं और मंत्री हैं। उनको कहा गया भाई सब सेफ सीट खोज रहे हैं चंदन, सबको वो सारे सेफ सीट खोज रहे हैं। सबको कहा गया अब आप ये जमीन मैं आपको बता रहा हूँ, सबको लग रहा है कि सेफ सीट पकड़ो। सांसद, लेकिन आप ये भी देखिए, ये सारे लोग जो एमएलसी हैं ना, इनके ऊपर पीके जिस तरह का आरोप लगा है, अभी तक उसका कोई सीधा, इसलिए तो बीजेपी ने कहा जाइए प्रूफ कीजिए खुद को। कीजिए। फिर सांसद हैं रामकृपाल यादव, उनको भी शायद कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़े। तो ये बीजेपी, हाँ पूर्व सांसद, उनको भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें इस तरह राजीव प्रताप रूडी की भी बात है। राजीव प्रताप रूडी तो मेरे ख्याल से नहीं, संभावना कम है, उनको तो नहीं कहा जाएगा। ठीक वो है। सांसद हैं और उनकी तो बात हो चुकी है धर्मेंद्र प्रधान के साथ। ठीक है। आरके सिंह, आरके सिंह का भी सवाल रहेगा क्योंकि पवन सिंह के बाद हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको आपको चुनाव मैदान में पवन सिंह उतरते हुए दिखेंगे। लड़ेंगे या पवन नहीं? सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद राज्यसभा आएंगे। अच्छा, तो वो अभी क्लैरिटी उस पर होना बाकी है। कैसे चुनाव लड़ेंगे वो? लेकिन ये आप ये देखना कि इस चुनाव के बाद बीजेपी में ओवरऑल एक बिहार में होने जा रहा है। समझ गया मैं। यानी एक चर्निंग होगी बीजेपी के भीतर। उसमें यह भी हो सकता है कि जो नई लीडरशिप है वो उभर करके आए। अभी जो आपको चेहरे देखते हैं बिहार बीजेपी के, उनमें से कई नेपथ्य में चले जाएं, इस बात की भी संभावना रहेगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, जेडीयू के भीतर से भी आवाज आई है, उस पर अभी तक बीजेपी की ओर से कुछ नहीं कहा। संभवतः नीतीश ने भी उसको खारिज कर दिया है। वो देखना होगा कि वो फैसला होता है या नहीं होता है। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा कि नीतीश के बाद जेडीयू की संभावना बनी है। संभावना तो रहेगी क्योंकि मांग तो होती आई है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या भविष्य है, इस पर तो मंथन होगा ही ना, इस पर ये केवल अखिलेश सर की बात को आगे बढ़ाएंगे। ये इस चुनाव के बाद केवल ये जेडीयू की बात नहीं है, दोनों ही पार्टी, जेडीयू में नई लीडरशिप उभरेगी, बीजेपी में नई लीडरशिप उभरेगी। और एक सवाल जो अब सबसे लालू बड़ा है यादव कि क्या ऑलमोस्ट जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी? नहीं, वो सब तो आगे की बात है। लालू यादव अब मतलब तेजस्वी यादव आ चुके हैं। हम लोग चिराग पासवान के घर के बगल में बैठे हुए हैं। चिराग पासवान एक लीडर बन के उभरेंगे तो 3-4 नेता नए नए निकलेंगे अब लेकिन इस क्या चुनाव के चिराग बाद। लीडर बनकर उभरेंगे जब तक वो एनडीए की इस टीम में शामिल होंगे? वो सब है बिल्कुल, तो ऐसा बड़ा नहीं। सवाल है। ठीक है, कंक्लूड भी हम करेंगे। आइए, पीके छूट गए इस बार। पीके की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे विस्तार से। तो सर
बोले बिहार के 2 एपिसोड आने वाले, ये भी हाँ, ये भी अब हम कोशिश दर्शकों करेंगे, को चुनाव बताओ तो। नजदीक है कि हम बोले बिहार सप्ताह में 2 दिन जो है वो रिकॉर्ड करें। ठीक है, अब प्रशांत एक सर पूछ लिस्ट रहे हैं कि लेकर कोई बजट भी है क्या? देखिए ये सब क्योंकि तमाम बड़े महानुभाव हैं, आप नए जूते खरीद रहे हैं आजकल। ये तमाम बड़े लोग हैं लिस्ट की। लेकिन पैंट सुनिए, फटा हुआ है, पैंट में छेद है। वो स्टाइल है डिजाइन सर। ये स्टाइल है, जेनजी, ये ट्रेंड, जेनजी स्टाइल है। हाँ, बोलिए। अब एक लिस्ट लेकर जैनेंद्र जो है वो इस कार्यक्रम से पहले बैठे हैं। कार्यक्रम के लिए जब स्थल पर पहुंचे तभी इनके पास एक फोन आया और तकरीबन 15-20 मिनट में इन्होंने तमाम नाम लिखे हैं। इस क्लिप को हम अलग से भी काटेंगे और वो तमाम कांग्रेस के दावेदार जिनको अपने नाम का इंतजार है वो उसको जरूर देख सकते हैं। बताइए जरा अब कहाँ से किसको। मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट एक सीट में है क्योंकि उनकी बीवी जो है, बीवी माफ कीजिएगा, बेटी जो है वो बॉलीवुड में अभिनेत्री हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा, उनकी बेटी नेहा शर्मा। ग्रहण है, हाँ, ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण लगा हुआ है। वो क्योंकि मुझे खबर आई कि नेहा शर्मा को ही चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ ले। हाँ, वहीं से शुरू अभी कर उनकी दीजिए। सीट फाइनल नहीं हुई है। ठीक है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हुई बुधवार को। तो डॉक्यूमेंट में तो 75 सीटों पे लेखा जोखा था, लेकिन चर्चा हुई लगभग 30 सीटों पर और उसमें से 25 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए। 25 सीट जिन पे नाम फाइनल हुए हैं उनमें 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। ओके। तो पहले मैं वो बता देता हूं कि किन सीटों पर सिटिंग विधायकों का नाम पक्का हो गया है जिन्हें रिपीट किया जाएगा। तो एक तो कुटुंबा सीट जहां से कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं, उनको रिपीट किया जाएगा, स्वाभाविक है। कदवा एक सीट है, वहां से शकील अहमद खान जो कि विधायक दल के नेता हैं, इनका नाम भी तय हो गया है। इसके अलावा करहगर एक सीट है, संतोष मिश्रा, इनकी टिकट खतरे में थी लेकिन इनके नाम पर भी मुहर लग गई है। इसके अलावा औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह है, ओके। इनका नाम तय हो गया है। और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, इनका नाम तय हो गया है। ठीक है। इसके अलावा चंदन, मुझे बताया गया है कि किशनगंज से इजहारुल हुसैन है, इनका नाम भी कांग्रेस ने पक्का कर दिया है। तो ये कुल करीब 7 कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं जिनका नाम एक बार फिर से मुहर लग गई, जिनके नाम पे रिपीट किया जाएगा। जो बाकी बच गए 10, उसमें भी ज्यादातर लोगों को रिपीट किया जाएगा। 2-3 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। जहां तक आपने अजीत शर्मा का पूछा भागलपुर सीट पर, तो अभी कल की जो बैठक हुई उसमें इस सीट पर मुहर नहीं लगी क्योंकि इस सीट पर पैनल है। पैनल मतलब एक नाम नहीं है, एक से ज्यादा सीरियस दावेदार हैं। ओके। और ऐसी जितनी सीटें थी जिस पर एक से ज्यादा दावेदार थे, उन सीटों पर कल चर्चा नहीं हुई। तो उन पे आगे चर्चा होगी। अजीत शर्मा बड़े नेता हैं, विधायक दल के नेता रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहा है इसके कारण बताया जा रहा है कि उनकी टिकट जो है खतरे में है। लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने कहा संतोष मिश्रा की टिकट खतरे में मानी जा रही थी, टिकट फाइनल हो गया, तो हो सकता है अजीत शर्मा को मिल भी जाए। ठीक है। एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए अभी तक उनकी सीट पर फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है, उसमें एक बेगूसराय सीट है। अमिता भूषण पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, एक बार फिर उन्हें उतारा जाएगा। बछवाड़ा सीट बेगूसराय जिले में ही आती है, पिछली बार सीपीआई इस सीट से चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस वो सीट मांग रही है अपने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। गरीब दास उनका नाम है और उनको कांग्रेस ने सीईसी में टिकट उनका अप्रूव कर दिया है। अब सब्जेक्ट टू अलायंस अनाउंसमेंट है कि इस सीट पर बात बन जाएगी तो कांग्रेस के उम्मीदवार गरीबदास होंगे, और अगर नहीं बनेगी तब देखना होगा कि कांग्रेस क्या करती है। गरीबदास को पिछली बार टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय लड़ गए थे। ठीक है। और केवल 500 वोटों से सीपीआई के कैंडिडेट हारे। तो सीपीआई छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस ये सीट चाहती है। तो बछवाड़ा सीट से गरीबदास का नाम तय हो गया है। रोसड़ा सीट है समस्तीपुर की। हाँ, समस्तीपुर। यहाँ पर एक नए उम्मीदवार है, हालांकि नाम जो है बहुत हेवी वेट है, बीके राय। ये डीजीपी रहे हैं। हाँ। तमिलनाडु के डीजीपी रहे हैं सर। डीजीपी कोस्ट गार्ड, मतलब डीजीपी रैंक पे रहे हैं वो। डीजी रैंक पे रहे हैं। हाँ, मैं भी मिस कर रहा हूँ। साउथ इंडिया के किसी राज्य में ये डीजी रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव से पहले आए थे कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए। उनको प्रॉमिस भी किया गया था कि आपको टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं मिली। समस्तीपुर से टिकट मांग रहे थे वो, तो लोकसभा में नहीं मिला, लेकिन विधानसभा में रोसड़ा से इनका टिकट जो है वो फाइनल हो गया है। हो गया, मेरी लिस्ट भी खत्म हो गई है। तो इसके अलावा चेनारी सीट है, वहां से मंगल राम है। एक वारसिलीगंज सीट है, यहाँ से कोई सतीश कुमार है। तो ये वो उम्मीदवार है जिनका नाम तय हुआ है। लास्ट में एक सीट है राजपुर, ये बक्सर जिले में आती है सर।
बक्सर में आती है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ। कंफर्म कर लीजिए। नहीं, मैंने लिखा है, अभी मैं कॉपी भी लिख रहा था आपके शो के साथ साथ। जी जी जी। तो एक सेकंड। तो लगभग जो है वो कितने नाम हैं इस लिस्ट में जो हाँ, ये फाइनल हुए? बक्सर, हाँ, एक सेकंड रुके। हाँ। 25 नाम फाइनल हुए 25 हैं, नाम, 7 yes। सिटिंग के फाइनल हुए हैं। और ये एक दिलचस्प कहानी इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। तो बक्सर जिले की सीट है सर राजपुर। राजपुर से मौजूदा विधायक है विश्वनाथ राम। इनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, बहुत पार्टी विकल्प तलाश रही थी। तो बीएसपी से एक नेता को पार्टी यहाँ से लड़ाना चाहती थी। जब इस सीट पर चर्चा हो रही थी तो सोनिया गांधी ने इंटरप्ट किया और कहा कि आप बीएसपी से नेता लाकर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हमारे विधायक बीएसपी से लड़ गए तो क्या होगा। तो विश्वनाथ राम की टिकट हालांकि फाइनल नहीं हुई है, चूंकि इस पर पैनल था, पैनल वालों को अप्रूव नहीं किया, अभी होल्ड किया गया। लेकिन अब माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इंटरप्ट किया, और जिस अंदाज में इंटरप्ट किया उसमें लगता है कि राजपुर से विश्वनाथ राम को एक बार फिर टिकट मिलेगा। तो ज्यादातर विधायकों के टिकट रिपीट हो जाएंगे। एक दो जो अनलकी होंगे उन्हीं का नहीं होगा किसी समीकरण की वजह से। एक सीमांचल के विधायक है, उनकी सेहत जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो मे बी उनको ना रिपीट किया जाए। तो ज्यादातर के टिकट पक्के हो गए हैं। और इसके अलावा दिलचस्प ये है कांग्रेस की सीसी की मीटिंग में कि उन सीटों पर भी नाम तय किए गए हैं जो सीट फिलहाल महागठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के पास है। मेरे पास यही कहानी थी। ठीक है। एंड दिस इज बिहार बोले एक्सक्लूसिव। बोले बिहार पे एक्सक्लूसिव बोले बिहार 25 नामों की ये जो लिस्ट है वो जैनेंद्र ने आप तक पहुंचाई है। बोले बिहार के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि जैनेंद्र ने आपको जानकारी दे दी है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब सप्ताह में 2 दिन आपके सामने बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां, हमारे तमाम जो दिग्गज हैं वो तमाम सियासी गलियारों में बातचीत करके जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएं, और वो हम आपके जरिए इस कार्यक्रम में आपके सामने जो है वो रखें। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया पर हमारे कार्यक्रम बोले बिहार।